कि जब सेंट्रलाइज चेकिंग का है, टीचर वहीं आ रहे हैं चेक करने के लिए जेपीएससी के अंदर, और जेपीएससी में ही उत्तर पुस्तिका रखी हुई है, तो उसको स्कैन करने की क्या जरूरत है? मेरा 550 आया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस में 89 नंबर दिया, कोटा में 81 नंबर दिया है, और हरियाणा का जो लड़का है उसको कोटा में 117 नंबर दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया मैडम, कोई भी टीचर को उठा करके, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो चाहे पारा टीचर हो, उनसे इन्होंने कॉपी चेक करा दिया। OMR निकल के वहाँ होटल में ले आकर रंगाई पोताई हो जा रहा है और चेयरमैन को पता नहीं है। 5500 कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट का 6 कॉपी, 32,000 कॉपी को कैसे इन्होंने स्कैन कर दिया? द डिमांड हाई तो रेट भी हाई, ऐसा हो गया 1.2 करोड़ 80 लाख। बाद में अगर वही कॉपी डिजिटली इवैल्यूएटेड कॉपी कोई और देख लेता है, जैसे कि आपका एजेंसी का आदमी देख लेता है, वो चाहेगा तो 10 को 15 कर सकता है, 50 कर सकता है। आंसर की नहीं निकालने आता है, वो चला गया ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम करने में, और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में भी वो बिना टेंडर का कर रहा था। जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं मौसम शर्मा। आज इस वक्त फिर से हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां आज 10वां दिन है प्रोटेस्ट का और छात्र लगातार जो है सड़क पर है और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 14वीं जेपीएससी ही नहीं, बल्कि इससे भी बड़े धांधलियां जो है वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी के बीच हो चुकी है। ये जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो है कि ये धांधलियों का सफर शुरू हुआ था, कैसे टीडीपीएल की एंट्री हुई, क्या कुछ हुआ था और कैसे कैसे जो धांधलियों का सफर शुरू हुआ और अब जा कर के जो है स्टूडेंट्स जो अब सड़क पर उतरे हैं, सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ है, क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट, आइए हम चल के जानते हैं। एफआरओ ईसीएफ से भी बड़ी जो धांधली है वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी के बीच में हुई है। कैसे हुई है ये हम जानते हैं। क्या कुछ इसके बारे में आप बता रहे थे? मैडम, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 342 पोस्ट के लिए नियुक्तियां निकाली गई थी, जिसमें आज के डेट में सभी को नियुक्ति प्रदान किया जा चुका है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24 जून 2024 को प्रारंभ हुई थी। उसके बाद मैडम ये क्या करते हैं कि उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए पहले ये लोग कॉपी को स्कैन कर देते हैं, डिजिटली स्कैन कर दिए। स्कैन करने के बाद स्कैन्ड कॉपी को ये लोग इवैल्यूएट करते हैं। मैडम एक चीज़ बताइए कि जब सेंट्रलाइज चेकिंग का है, टीचर वहीं आ रहे हैं चेक करने के लिए जेपीएससी के अंदर, और जेपीएससी में ही उत्तर पुस्तिका रखी हुई है, तो उसको स्कैन करने की क्या ज़रूरत है? स्कैन करने और डिजिटल मूल्यांकन में इसी में सबसे बड़ा धांधली है। ये मैं आपको क्रमवार बताऊंगा आपको। पहले क्या किया मैडम, कॉपी को इन्होंने स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद एक OSM है, OSM सिस्टम है, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम। ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि कॉपी में डिजिटल मूल्यांकन किए, और जो डिजिटल मूल्यांकन करने के लिए जो टीचर भी आए हुए थे, उनका भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे 10 साल वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हों या 5 साल एज ए पीजी गाइड रहे हों। पर इन्होंने क्या किया, नियम और जो भी बना हुआ था, शर्त बना हुआ था, जेपीएससी रूल्स एंड प्रोसीजर 2002 में ये अंकित है। इन्होंने क्या किया मैडम, कोई भी टीचर को उठा करके, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो चाहे पारा टीचर हो, उनसे इन्होंने कॉपी चेक करा दिया। जब कोर्ट में इस चीज़ को सवाल पूछा गया कि आपने, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने प्रोसीजर फॉलो नहीं की? रूल्स एंड प्रोसीजर का ये लोग धज्जी उड़ा चुके हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि टीचर का एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, कॉपी कैसे मूल्यांकन करना है वो लिखा गया है, सारा चीज़ लिखा गया है। पहले जो कॉपी रहती है उसको कोडिंग करना जरूरी है, और कोडिंग भी कौन करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर के अधिकारी के समक्ष कोडिंग होगी। उसके बाद 300 की बंडल में कॉपी बनेगी, वो हेड एग्जामिनर को दिया जाएगा। हेड एग्जामिनर क्या करेंगे, वो बाकी एग्जामिनर को दे करके चेक करवाएंगे कॉपी, उसके बाद रिमार्क दी जाएगी, फिर वो स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा। पर इन्होंने क्या किया कि सारा कॉपी को इन्होंने पहले स्कैन कर दिया। स्कैन करने के लिए इनके पास मैन पावर अवेलेबल नहीं थे। लास्ट जो रिपोर्ट बोलता है, जो 2016-17 में ये माननीय राज्यपाल महोदय को जो रिपोर्ट दिया, एनुअल रिपोर्ट,
उसमें ये पता चलता है कि इनके पास 10 कंप्यूटर ऑपरेटर थे। 10 कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बताइए 5,500 कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट का 6 कॉपी, 32,000 कॉपी को कैसे इन्होंने स्कैन कर दिया। एक कॉपी में 42 पेज 44 पेज रहता है, इतना कॉपी कैसे 10 दिन में स्कैन हो जाएगा। और उसके बाद इनको सारे को इवैल्यूएट भी कर दिया। इवैल्यूएशन का मेथोडोलॉजी देख लीजिए क्या है। ये क्या करते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक दिन में ही ये टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाने में सालों साल लग जाता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसका इंटीग्रिटी टेस्ट, यूनिट टेस्ट, एप्लीकेशन टेस्ट और फंक्शनल टेस्ट, ये सब सारा जांचा जाता है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक गाइडलाइंस दिया हुआ है कि STQC सर्टिफिकेशन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट आपका सॉफ्टवेयर का। ये कहीं मार्केट से उठा करके ले आते हैं, ये TDPL एजेंसी सॉफ्टवेयर उठा करके ले आता है, इनको दे देता है। ये TDPL जो एजेंसी है ये सारा का सारा काम यही देखता है JPSC का। लास्ट इनको 2023 में टेंडर मिला हुआ था, उसके बाद कोई टेंडर नहीं मिला है इनको। ये बिना टेंडर का काम करते हैं क्योंकि ये एम्पैनल कर दिए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी का प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क सारा इन्हीं को दिया हुआ है। प्री वर्क में जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कैंडिडेट का सारा लॉगिन, सारा चीज़ मेंटेन करना, ये सब है। और पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क में इनका रिजल्ट तैयार करना और ये सब काम है इनका। तो ये लोग क्या किए हैं कि जो सॉफ्टवेयर में धांधली करते हैं, सॉफ्टवेयर में कैसे धांधली करते हैं, पहले क्या करते हैं कि सर्वर का कंट्रोल इन्हीं के पास रहता है, सर्वर का एक्सेस इन्हीं के पास रहता है। उसके कारण क्या रहता है, ये सारा अभ्यर्थी का डिटेल्स इनके पास पता चल जाता है। अगर जो डिजिटली इवैल्यूएटेड कॉपी है उसमें जितना मार्क्स मिला हुआ है, वो क्या करते हैं कि उसका एक एक्सेल शीट तैयार होता है, वो एक्सेल शीट में ये गड़बड़ी कर देते हैं। लड़के लोगों का अंक बदल देते हैं, किसी को 15 मिला है तो 15 को 45 कर दिए, अलग अलग अंक चेंज कर देते हैं, जिसको कि जिनको पास कराना है उनका अंक बढ़ा देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में धांधली करते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे मतलब जो धांधलियां हो रही हैं वो टेक्निकली हो रही हैं। ये टेक्निकल रूप में ये लोग धांधली करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसको धांधली को पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनके पास एक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम नहीं है। सारा का सारा काम एजेंसी को दे दिया गया है और एजेंसी अपने मन से जो भी करता है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे OSM सिस्टम है, OSM सिस्टम में क्या है कि एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर वो मार्क अंकित किया जाएगा। राइट साइड में पैनल में मार्क्स दिया रहता है। अगर किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में 10 नंबर देना है तो टीचर उसको 10 नंबर दे दिया। बाद में अगर वही कॉपी, डिजिटली इवैल्यूएटेड कॉपी, कोई और देख लेता है, जैसे कि आपका एजेंसी का आदमी देख लेता है, वो चाहेगा तो 10 को 15 कर सकता है, 50 कर सकता है। पर अगर फिजिकल कॉपी में अगर कोई टीचर 10 नंबर दिया है तो उसको काट करके 15 करने में वो दिखेगा कि ये 15 नंबर कर दिया गया है। फिर ये लोग जो स्कैनिंग करते हैं, अभी जैसे CBSE में क्या हुआ, CBSE ने एक टेंडर निकाला। टेंडर क्या चीज़ के लिए निकाला कि जो कॉपी है उसको स्कैन करने से पहले कट किया जाएगा। तो कटिंग, स्कैनिंग एंड स्टैपलिंग ऑफ द आंसर बुकलेट के लिए इन्होंने एक टेंडर बाकायदे जारी किया। सेम काम यहाँ हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि कटर मशीन में हमारा मेंस का कॉपी डाल करके काट दिया है। पहला पेज जो रहता है जिसमें अभ्यर्थी अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट कोड, सारा चीज़ जो लिखते हैं, उसके अगेंस्ट में फ़ाइल तैयार कर दी जाती है। वही फाइल चले जाता है टीचर के पास इवैल्यूएशन के लिए। टीचर इवैल्यूएट कर लेते हैं, बाद में एजेंसी वाले उसी फाइल को खोलते हैं, उसमें नंबर चेंज कर देते हैं कॉपी में। जिसमें 10 मिला है उसको 15 कर देते हैं। मान लीजिए किसी जैसे 200 नंबर का कोई पेपर है, 200 नंबर का पेपर में किसी अभ्यर्थी को अगर 100 नंबर मिला है तो उसको चेंज करके वो 130, 140 कर देते हैं। आज के डेट में अलग अलग जो एजेंसी के आदमी के पास जो कॉपी दिख रहा है आपके पास, कि किसी के सिस्टम में कोई कॉपी दिखा कोई कैंडिडेट का, या कोई JPSC के अधिकारी के किसी के पास कोई कॉपी दिखा, वो क्यों दिखता है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि पहले वहाँ से कॉपी चुरा लेते हैं, डिजिटल कॉपी, और ये कॉपी ये दिखा करके कैंडिडेट को दिखाते हैं कि देखिए आपका कॉपी यही है और इसी में हम अंक बढ़ा रहे हैं, और उसी के एवज में ये पैसे लेते हैं उनसे। और वैसे वैसे सिलेक्ट होकर के बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैडम ये सारा खेल है। ये JPSC था, वहीं से TDPL का एंट्री चालू था और वहीं पे वो ग्राउंड तैयार किया। उन्होंने क्या किया, पहले वो लोग किसी भी हम लोग योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, छोटे स्तर पे पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं। अगर हम लोग पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाते हैं तो अभी आप देखिए इथेनॉल का पूरा देश भर में अचानक से हम लोग इम्प्लीमेंट किया तो कैसे गाड़ी सब खराब हो रहा है। तो हम लोग पहले छोटे लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं। इसी तरह एजेंसी पहले छोटे लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया और 11 to 13 JPSC में उन्होंने मेंस में चलाया। PT के बाद जो मेंस का एग्ज़ाम उन्होंने लिया वो SOP को फॉलो नहीं किया, मतलब SOP को दरकिनार कर दिया।
कोई भी ऐसा आप गवर्नमेंट जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट्स होता है, उसमें एसओपी का फॉलो करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी तय होता है कि आप स्कैनिंग करेंगे, वो जैसे कि कॉपी चेक करना था, डिजिटल ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम पे आना था, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टेंडर होता है, पर्टिकुलरली एक उसका एसओपी होता है कौन क्या करेगा। उसमें हर जन का डिपार्टमेंट बांधा हुआ होता है कि कौन क्या करेगा, और उस अगर वहाँ कोई गलती होता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी होता है। बट उसने उसको दरकिनार कर दिया, और दरकिनार करके वो क्या क्या ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम ले आया। वो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में क्या किया कि वो हम लोग कॉपी, यहाँ तक कि बिना किसी भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के, जिससे जेपीएससी बाध्य होता है, उसके वो कॉपी को फाड़ दिया, फाड़ के स्कैन कर दिया, उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद शिक्षक जो लोग एलिजिबल नहीं थे, इन एक्सपीरियंस टीचर को ला करके कॉपी जांच करवा दिया गया। कुछ एक्सपीरियंस थे और कुछ टीचर बाहर से लाए गए थे, और उन लोग को ला करके कॉपी जांच कर दिया गया था। उसके बाद उसमें जब एक लड़का को बुलाया गया था, राजू नाम का था, उसको जब कॉपी दिखाया तो उसमें कहीं भी टिक नहीं था, उसमें बस नंबर चढ़ाया हुआ था। तो हमको कैसे इंश्योर होंगे कि उसमें नंबर एडिटेबल, वो नंबर जो था, जैसे उनका कहना था कि वो नंबर एडिट करके जैसा लग रहा था चढ़ा दिया गया। तो जब आपका गाइडलाइंस ही नहीं है तो नंबर तो नो डाउट ही है, मतलब कहीं से डाउट ही नहीं होता है कि वो एडिट नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है जब हम लोग काउंटर दी है, वो आज जेल के अंदर में है। जो श्वेता कुमारी गुप्ता थी, वो आज कहाँ पे है? वो आज जेल के अंदर है। और टीडीपीएल ही कंपनी था, वो भी आज कहाँ पे है? उसका मार्केटिंग मैनेजर जो है 5 एग्जाम क्वालिफाई करता है, और वो 5 एग्जाम जो है अलग 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 सारे में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस था वो सारा अलग अलग है। उसमें वो अभी ज्वाइन किया हुआ था बीएसओ में। वो मजे की बात है, वो एफआरओ भी पास कर जाता है। उसके बाद वो अभी शायद पीटी भी पास किया हुआ था। तो 5 एग्जाम अलग अलग क्वालिफिकेशंस का पास कर जाता है। उसके बाद आप देखिए कि वो एजेंसी अभी उसने ओएमआर में हेर फेर किया है। तो जब वो ओएमआर को स्ट्रांग रूम से निकाल के हेर फेर कर सकता है, जो या तो चेयरमैन और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का होगा, तो डिजिटल मूल्यांकन में जब चेयरमैन नहीं था तो कैसे नहीं कर सकता है? और सारा वही लोग का किया कराया है। उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने 1 महीना में सॉफ्टवेयर बना लिया और कॉपी चेक कर लिया, 11 पेज स्कैन कर लिया। क्या 11 लाख पेज स्कैन करना और कॉपी जांच करना 1 महीना में संभव है? हो ही नहीं सकता है। ये पूरा मजाक था। उसने क्या किया, उसने इस चीज का इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये तो सीआईडी बताएगी, लेकिन इतना अच्छा से मैनेज था ये चीज कि इन्होंने पूरा प्लेग्राउंड बनाया। मैडम चली गई, उसके बाद प्लेग्राउंड बन गया। उसके बाद उसने पायलट प्रोजेक्ट चलाया, सक्सेस हो गया। कोर्ट में भी हम लोग है तो वहाँ डेट पे डेट लग रहा है, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। तो अभी उन लोग को मनोबल तो बढ़ गया था। तो वो जब 11 to 13 में सक्सेस मिल गया, और एक चीज़ है 11 to 13 में, उसमें हमको भी कॉल आया था, बहुत जनों को कॉल आ रहा था, और शॉकिंगली जिनको कॉल आया है सब 20 नंबर 30 नंबर से छटा हुआ लड़का है, और सभी का एक सब्जेक्ट में गंदा नंबर दिया हुआ है। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में 89 नंबर दिया हुआ है, मेरा 550 आया हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस में 89 नंबर दिया है, कोठा में 81 नंबर दिया हुआ है। और हरियाणा का जो लड़का है उसको कोठा में 117 नंबर दिया हुआ है, और उसको तो आती भी नहीं होगी। जिसको खोटा भी लिखने नहीं आता होगा, उसको 117 नंबर दिया हुआ है। और इस तरह करके उन्होंने पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीका से ग्राउंड तैयार किया। उसके बाद उन्होंने सीढ़ी चढ़ने की जगह एक्सीलेटर मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, एसीएफ का एग्जाम आया, एफआरओ का एग्जाम हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा ओएमआर पे चालू कर दिया स्टार्टिंग। ओएमआर को स्ट्रांग रूम से निकाल करके उसका बबलिंग करना, उसका नंबर मतलब रंगाई पुताई करना चालू हो गया, जो आज से 20 साल पहले हुआ करता होगा। तो वो वाला चीज जो आज झारखंड में हो रहा है, इतना शर्मनाक बात है। ओएमआर निकल जा रहा है, ओएमआर निकल के वहाँ होटल में ले आकर रंगाई पुताई हो जा रहा है, और चेयरमैन को पता नहीं है। चेयरमैन का स्टेटमेंट सीआईडी का देख रहे थे, न्यूज़पेपर में तो आता है। चेयरमैन साहब को ये नहीं पता, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता इसका। और जब इनको कोई कंप्लेन करता कर्नाटका से, तो बोलते हैं कि हाँ मैंने तो देखा था, मैंने भेज दिया था अगला विभाग को कार्रवाई करने के लिए। सब कुछ ये बोलते हैं, अगला को उसको बोलो, अगला को। तुम चेयरमैन काहे लिए बने हो? और स्ट्रांग रूम से कॉपी जा रहा है। कहीं कहीं तो सुने कि स्ट्रांग रूम से, मतलब अभी तो हम यहीं पे रहते हैं आंदोलन में, तो बहुत जन बोलते हैं कि स्ट्रांग रूम से कॉपी एफआरओ का लखनऊ तक गया हुआ। अब सोचिए कि उस कॉपी को लखनऊ तक लेके जाना एक छोटी, चेयरमैन के परमिशन के पॉसिबल नहीं। और सचिव जो है, सचिव और चेयरमैन के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के, और खास करके चेयरमैन का। तो ये एफआरओ से फिर एसीएफ गया। अब तो हम
अभी तो हम लोग जैसे सुनते हैं कि एसीएफ और एफआरओ में इतना मतलब मास बबलिंग हुआ है, मास रंगाई पोता हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब उसमें जो लोग अच्छे से पास करके होंगे वो कुछ ही जाएंगे, बाकी सब जो पैसा दे करके आए हुए हैं उन्हीं लोग का सिलेक्शन इसमें होना है, जैसा सुनने में आ रहा है। सुनने में क्या आ रहा है, जिस एजेंसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जिसको आप पकड़ लिए, जिसका आप डायरेक्टर को ही पकड़ लिए, तो ये तो सत्य ही ना था। उसके बाद इन्होंने 2 एग्जाम के बाद आया ये लोग 14 जेपीएससी में, क्योंकि वहाँ तो रंगाई पोताई भी चल गया। तो जब रंगाई पोताई खत्म हो गया तब ये सोचा कि थोड़ा उसमें तो एफआरओ और एसीएफ में मजेदार है कि वहाँ उतना हाई प्रोफेशन मतलब एडवांस लेवल का पैसा नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ आता डीएसपी, यहाँ था डेप्यूटी कलेक्टर, तो आ गया 14 जेपीएससी में, यहाँ चला गया 1.2 करोड़, ऐसा सुनने में आया, ऐसा पेपर में चक गया। अब आप सोचिए कि 1.2 करोड़ में सीट बिक गया और बिकने लगा। और यहाँ पे कहना क्या था, जैसे कि और लोग बताते हैं कि ब्रोकर लोग का कहना रहता था कि 1.2 करोड़ इसलिए क्योंकि इस बार सीट कम है, मतलब डिमांड हाई तो रेट भी हाई। ऐसा हो गया 1.2 करोड़ 80 लाख, और ऐसा मार्केट में अब घर घर में सेटर होने लगा, सबको अरे ये सेट हो रहा वो सेट हो रहा, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था। इन्होंने 14 जेपीएससी का कट ऑफ आप देखिए एक्सपोनेंशियली इतना हाई चला गया कि जिसका 140-42 इस तरह आया हुआ है, उसका जनरल कैटेगरी में नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि 70% कट ऑफ जाता है, उसके बाद भी जो जेपीएससी एक ढंग का आंसर की नहीं निकाल पाता है। जीएस पेपर का जब 14 जेपीएससी का जब आया था आंसर की 20 तारीख को, सारा का सारा गलत था। तो आप सोचिए जिसको आंसर की नहीं निकालने आता है वो चला गया ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम करने, और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में भी वो बिना टेंडर का कर रहा था। टेंडर करने के बाद सीबीएसई नहीं कर पाया, उसमें एलिगेशंस लगा, उसमें हर चीज का टेंडर था, एक बहुत अच्छा प्रोसीजर था, फिर भी सीबीएसई उसको सुधारा। लेकिन यहाँ बिना किसी का 1 महीना में ही सारा काम तमाम हो गया। इसमें बहुत बड़ा लेवल पर 11 to 13 जेपीएससी, 14 जेपीएससी, बैकलॉग में तो एक ओएमआर घूम रहा है जिसमें 17 को मात्र भरा हुआ है लड़का। अगला पेपर में 100 में 100 बना लेगा तो नहीं होगा, उसका भी रिजल्ट में नाम है। तब सोचिए कि हम लोग का राज्य कहाँ पहुंच गया है। और हम लोग का राज्य में जीडीपी 1% होने का कारण भी यही है कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स नहीं है जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे। जब पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कहाँ से इस देश का डेवलपमेंट, देश बोलिए स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और ये स्टेट जहाँ पे 40% मिनरल है, उस स्टेट में एक अच्छा पदाधिकारी, अच्छा ऑफिसर्स का बहुत ज़रूरत है। तो हम सीएम को यही कहना चाहेंगे कि आप इसको एकदम डीप डाउन जाइए कि इसमें कौन कौन है। अभी हम देखें एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आया, तो वहाँ सुधीर गुप्ता शायद है, सुधीर गुप्ता को जवाब देना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम का पहले दौड़ हो गया, जिस एग्ज़ाम में दौड़ के 19 लड़का 2024 के आसपास शायद 2025 में दौड़ हुआ था सितंबर में, उसमें 19 लोग का डेथ हो गया था। आप देखें तो उसमें जिस एग्ज़ाम में पहले दौड़ हुआ उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि जिस समय पहले फिजिकल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ने वाले छट जाते हैं मैक्सिमम। तो जिसमें पहले दौड़ हुआ, जिसमें 500 सीट था, जिसमें नेगेटिव नंबर था, उसमें लड़का का 644 नंबर आया हुआ है आउट ऑफ 660। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब को सुधीर गुप्ता के ऊपर भी एक बार माननीय मुख्यमंत्री को भी उन पे संज्ञान लेना चाहिए, उनसे भी सीडी एक बार पूछताछ करे कि ये सब कैसे हो रहा है। अमेजिंग चीज़, हालांकि मैं जेपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं जेएसएससी नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा यहाँ पे जैसे हम सुने तो वो लोग बता रहे थे अपना दर्द। एक का देख रहे थे 299 में भी एक से टीचर वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं हुआ है। फिर सीजीएल में देख रहे थे किसी का कम नंबर में हो गया, किसी का ज़्यादा नंबर में हुआ। ये सब जो सुना, ये सब बात जो है यहाँ पे सुना हुआ बात है, इसके बारे में हम नहीं जानते उतना। लेकिन जो एक्साइज कांस्टेबल में वो तो दिया हुआ है नंबर, उससे दिख ही रहा था कि नेगेटिव में वो लड़का इतना परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब कुछ खामियां हैं जो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो है उसके द्वारा जितना भी लिया गया टीडीपीएल के द्वारा, क्योंकि जब उसका डायरेक्टर ही खराब है तो आप, जब उसका नस्ल ही खराब है तो उसका बच्चा कैसे अच्छा होगा? आप उस सारा एग्जाम को कैंसिल कीजिए। 11 to 13 जेपीएससी को अच्छे से जांच करके, कोर्ट में मामला चल रहा है, आप उसको मेंशनिंग करवाइए और कोर्ट में अपना जवाब दीजिए। कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। और 14 जेपीएससी बैकलॉग और एक 2023 बैकलॉग, ये इनको तो, और एफआरओ और एसीएफ, इनको तो तुरंत ही रद्द कर देना चाहिए। और जेपीएससी में एक सुधार होना चाहिए। जेपीएससी का सब कुछ, जेपीएससी में जो मेंबर्स है, जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, इन लोग का अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और इन लोग का एक गाइडलाइन प्रॉपर एसओपी बनाना चाहिए और वो एसओपी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए।
ताकि अच्छे ऑफिसर्स आ सकें। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि एज रिलैक्सेशन के मैटर पे, ऐसे मेरा एज रिलैक्सेशन इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जो पिछले बार में कुछ नंबर के लिए 11 to 13 में छठे थे। जैसे एक दीदी है, उनका 571 था, जनरल कैटेगरी में थी, तो 579 उनका आ रहा था, मतलब कट ऑफ था। तो बहुत कोई ऐसे हैं जो लोग बस 1 नंबर 2 नंबर के लिए छठे हैं, और मिस मैनेजमेंट और करप्शन के चलते उन लोग का सिलेक्शन 11 to 13 में नहीं हो पाया, और वैसे भी 8 जेपीएससी हुआ है कायदे से। तो उन लोग को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 1/8/2018 होना चाहिए। जो चल रहा है उसी को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और एग्जाम रेगुलर होना चाहिए। उन लोगों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने 8 ही जेपीएससी दिया है और इरेगुलर एग्जाम होने के चलते, जबकि कायदे से 21 साल से अगर 35 साल भरना है तो वो 14 जेपीएससी लिखेगा। तो उनका तो 6 अटेम्प्ट ऐसे भी जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। वो लोग नौकरी नहीं मांग रहा है, वो लोग अपने मेहनत से आने के लिए वो लोग गुहार लगा रहा है। तो उन लोग को ये चीज़ मिलना चाहिए। बस धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने 11 से लेकर के 14वीं जेपीएससी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किन किन परीक्षाओं में किस प्रकार से धांधलियां होते आई हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इसलिए क्योंकि जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार जो है कि नंबर्स चेक नहीं किए गए, ना ही जो है नंबर्स दिए गए। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ अगर चेक होती है तो उसमें काट छाट आराम से हो सकता है। अगर वही फिजिकल वे में हो तो वो उसमें मुश्किल होता है। वो आपको पता चलेगा कि फिजिकल वे में आपको कितने नंबर्स मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, जबकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग तरीके से की गई, धांधलियाँ जो हुई या फिर गड़बड़ियाँ हुई, उसके बारे में सारा कुछ तो इन्होंने बता दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आगे होगा और किस प्रकार से जो है कि और बेहतर हो सकता है चीज़ें? अभी फ़िलहाल कितने दिनों क्या लगता है आपको कि आप लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, आज लगभग 10 दिन होने को आया है, तो कुछ बदलाव होगा इससे? हम लोग को तो बहुत उम्मीद है, बदलाव हो रहा है और पॉजिटिव बदलाव दिख भी रहा है। धीरे धीरे सरकार बात सुनेगी, क्या कि सरकार मूलवासी आदिवासी की सरकार है। तो हम लोग को बहुत उम्मीद है सरकार से। और हेमंत सोरेन जब आए थे तो वो जेपीएससी का मुद्दा से ही वो आए थे। जब जो छठा जेपीएससी था वहाँ पे स्टूडेंट को वो बहुत सपोर्ट किए थे। और हेमंत सोरेन एक युवा नेता है, तो हम लोग को हेमंत सोरेन से बहुत उम्मीद है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं आपके, जो ब्यूरोक्रेसी में, आप उन पे लगाम लगाइए। और हम लोग को, जैसे कि अभी देवेंद्र दा बैठे हुए अनशन में, वो इसीलिए बैठे हुए अनशन में क्योंकि वो देख रहे हैं स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी दिखना चाहिए। आपको भी ग्राउंड लेवल पे अपने, हम मानते हैं कि आपके पास इतना वर्क का बर्डन होगा कि आप इतने निचले स्तर पे नहीं देख पा रहे होंगे, या आपको अधिकारी लोग नहीं बता पा रहे होंगे, बट आपको ये चीज़ अब जब आंदोलन हो रहा है तो उनको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है, तभी तो सीआईडी जांच हो रहा है। और हर दिन, आज देखिए, आज 15 जगह पे 15 जन अरेस्ट शायद हुआ है, अभी हम वही देख रहे थे। और 6-7 जगह पे ये छापा मारा गया, जिसमें देख रहे पलामू में कोई रविशंकर है, मेरे ही नाम के है और एक कोई सिंह है, वो लोग को 2 का अरेस्ट हुआ है अभी। और छापा मारा ही जा रहा है। और सीआईडी इस बार काम कर अच्छी रही है, लेकिन जो सीजीएल में हुआ है उससे हम लोग के दिमाग में ये चल गया कि सीआईडी जो है वो जनरली लीपापोती का काम करती है, स्टेट की एजेंसी है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है सीबीआई से अगर जांच हो जाए। अगर सीआईडी थोड़ा सा भी गड़बड़ करती है तो हम लोग सीबीआई जांच का मांग करेंगे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री खुद ही देते सीबीआई जांच के लिए, तो वो हम लोग, उससे अच्छा हम लोग के लिए कुछ नहीं रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये धीरे धीरे जो है हर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और धीरे धीरे हर कुछ पॉजिटिव होगा, सुधार भी होगा। और बिना सुधार किए हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। क्या होता है, क्योंकि आज लगभग 10 दिन होने को आया है, जिस प्रकार से जो है कि जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी टीडीपीएल के थ्रू, काफ़ी गड़बड़ियां और जो हुई हैं, जिसके कारण काफ़ी छात्रों के जो भविष्य पर जो है कि आंच आई है। अब जो छात्र है यहाँ बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो जांच का स्तर और व्यापक करें और बेहतर जांच हो,
ताकि धीरे धीरे करके जो है कि सारी चीज़ें खुले, क्योंकि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं तो ये बहुत ही जो है कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो है कि धांधलियों का वो चल रहा है। और अभी जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पे डटे हुए हैं, तो सरकार भी देख रही है और लगातार जो है कि जांच का स्तर भी बढ़ रहा है। फिलहाल कब तक जो है कि पूरी जो है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार एसीएफ एग्ज़ाम हो, एफआरओ हो या जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी, ये संवैधानिक एग्ज़ाम्स हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और इसके लिए काफ़ी समय से जो है बच्चे तरस्त दिख रहे हैं। तो क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इन पूरे मुद्दे को लेकर के अगर आपकी अपनी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट द्वारा बताइए